हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोठारी कमीशन के बारे में, जिसे कहते हैं नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964-1966। ये इसे कहते हैं इंडियन एजुकेशन कमीशन भी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है बीएड में कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन में। बाकी कोठारी कमीशन अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स में भी है और नॉलेज एंड करिकुलम में भी है। तो किसी भी सब्जेक्ट में हो, कमीशन तो कमीशन है। आप इस वीडियो को देख के आप किसी भी फिर सब्जेक्ट में लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो, लेकिन इसमें सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर किया गया है, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके जाना। द नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964-1966 ऑल्सो कॉल्ड एज कोठारी कमीशन, ठीक है। क्यों इसे कोठारी कमीशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो चेयरपर्सन थे वो थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जी, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 6 जुलाई 1906 को और इनकी मृत्यु हुई थी 4 फरवरी 1993 को या 1993 को, ठीक है। ये एजुकेशनिस्ट थे और इन्होंने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री फिजिक्स में हासिल की थी आर्स्ट रदरफोर्ड के अंडर, ठीक है। ये यूजीसी के चेयरमैन भी थे 1969 से लेके 1973 तक। कोठारी कमीशन सेट हुआ था 14 जुलाई 1964 को और इसने अपना काम स्टार्ट किया था 2 अक्टूबर 1964 को। इसने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करी थी 29 जून 1966 को, ठीक है। इसमें बाहर की कंट्री ने भी असिस्ट किया था इस रिपोर्ट को या इस कमीशन को, जिसमें यूके ने हेल्प की थी, यूएसए ने हेल्प की थी, मतलब उसके एक्सपर्ट्स ने हेल्प की थी, यूएसएसआर ने हेल्प की थी और यूनेस्को ने भी हेल्प करी थी, ठीक है। चलो, डॉक्टर डीएस कोठारी जी को बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। इन्हें पद्म भूषण भी मिला था, इन्हें पद्म विभूषण भी मिला था। ये साइंटिफिक एडवाइजर थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। और ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग फिजिसिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट थे और ये डिफेंस साइंस के आर्किटेक्ट थे इंडिया में, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब ये डीआरडीओ में थे तो इनके अंडर काफ़ी लैब स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो इनको कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ डिफेंस साइंस। बाकी ये कमीशन क्या था, बहुत ही ज़्यादा कंप्रहेंसिव था नेचर में। कंप्रहेंसिव का मतलब है कि व्यापक था। इसने ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स को, एजुकेशन से रिलेटेड सभी पॉइंट को नज़र में रख के इस कमीशन में वो रिकमेंडेशन दी थी, जिससे एजुकेशन सिस्टम को सुधारने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली थी फ्यूचर में, ठीक है। तो ये कमीशन क्या था, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव था ये और अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने टाइम से बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक था। चलो, इस कमीशन को कहते हैं इंडियन एजुकेशन कमीशन भी 1964-1966। इसको कहते हैं नेशनल कमीशन 1964-66 और इसको कहते हैं कोठारी कमीशन भी, ठीक है। तो अगर ये तीनों नाम आए तो इनका मतलब एक ही है। बाकी ये ईयर आए तो इसका मतलब कोठारी कमीशन की ही बात हो रही है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन आए तो इन नामों को अच्छे से देखना आप। चलो, तो फॉलोइंग्स इनकी रिकमेंडेशन है या जो भी रिफॉर्म लाना चाहते थे ये एजुकेशन सेक्टर में। इन्होंने साइंस एजुकेशन के बारे में बात करी, इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करी, इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन या व्यवसायिक शिक्षा के बारे में बात करी, इन्होंने अचीविंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन को कैसे हासिल किया जाए उसके बारे में बात करी, इन्होंने लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में बात करी, इन्होंने इलास्टिसिटी एंड डायनेमिक्स के बारे में बात करी कि किस तरह से स्कूल एनवायरनमेंट होना चाहिए, किस तरह से करिकुलम होना चाहिए, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करी, इन्होंने एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स या जो भी परीक्षा में सुधार के तरीके थे उनके बारे में बात करी, इन्होंने एडल्ट लिटरेसी या एजुकेशन के बारे में बात करी, इन्होंने टेक्स्ट बुक को किस तरह से अच्छा बनाया जाए उसके बारे में बात करी, इन्होंने फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बात करी, इन्होंने टीचर्स को एक अच्छा स्टेटस देने के बारे में बात करी और टीचर्स को रिस्पेक्ट करने के बारे में बात करी, ठीक है। तो ये मेजर इनकी रिकमेंडेशन है। बाकी इनकी और भी रिकमेंडेशन है, तो मैंने यहाँ पे 13 इंक्लूड करी हैं, लेकिन आपको इनमें से भी सभी एग्जाम में नहीं लिखनी है, ठीक है। क्योंकि 16 मार्क्स में आता है ये मोस्टली बीएड में। तो अगर आप ये सभी पॉइंट लिखने बैठ जाओगे तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आपको जो भी मोस्ट इफेक्टिव इसमें से रिकमेंडेशन लगे वही आप लिखना, बाकी सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है। क्लियर है? चलो, तो साइंस एजुकेशन के बारे में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि साइंस एजुकेशन क्या है या विज्ञान की शिक्षा क्या है, हर एक स्कूल में एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए और सभी स्कूलों में साइंस एजुकेशन को इंक्लूड करना बहुत ही ज़्यादा
जरूरी है। यूनिवर्सिटी लेवल पे इन्होंने कहा कि किस तरह से साइंस एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सकता है, और स्पेशल इम्पोर्टेंस इन्होंने दी किसको, साइंटिफिक रिसर्च को एंड डेवलपमेंट को, कि जो यूनिवर्सिटीज में साइंस पढ़ाई जाती है या पढ़ी जाती है उसमें रिसर्च को इंक्लूड करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चे रिसर्च करेंगे तब सबसे ज़्यादा वो कोई भी सब्जेक्ट या पर्टिकुलर साइंस अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, चलो वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करी इन्होंने क्या कहा कि स्कूल एंड कॉलेजेस में इस तरह के प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए जिससे बच्चे काम सीखें कि कोई भी चीज़ जो उन्होंने पढ़ी है वो रियल सेटिंग में कैसी काम करती है। इसका मतलब क्या है, इंटर्नशिप एंड अप्रेंटिसशिप। ठीक है, जैसे इंटर्नशिप होती है ना, वो किस लिए होती है, जो भी आपने थ्योरी में पढ़ा है उसको आप प्रैक्टिकल वे में अप्लाई कर पाओ। तो इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करी, और वर्क एक्सपीरियंस को कहाँ पे यूज किया जा सकता है, टेक्निकल जगह पे, एग्रीकल्चर जगह पे, या जो भी प्रैक्टिकल फील्ड है वहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। वर्क एक्सपीरियंस देना बच्चों को, ताकि बच्चों को प्रैक्टिकल फील्ड की नॉलेज हो और वो जब जॉब लेने जाए तो उसे आसानी हो जॉब हासिल करने में या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने में। ठीक है, आई होप आप समझ गए। चलो देन इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बात करी। तो ये पर्टिकुलर जो कमीशन था इन्होंने एम्फेसाइज किया था वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब व्यवसायीकरण शिक्षा का। अब इसके अंतर्गत क्या था, सेकेंडरी स्टेज पे पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया जाना था पूरे देश में। ठीक है, पॉलिटेक्निक से क्या है, बच्चों को वोकेशनल कोर्स के बारे में जानकारी मिलती है, वो वोकेशनल स्टडी कर सकते थे। ठीक है, इन्होंने कहा कि वोकेशनल कोर्सेज को हम स्टार्ट कर सकते हैं लोअर एंड हायर सेकेंडरी स्टेज पे। ठीक है, और जो ड्यूरेशन होगी वो हो सकती है 1 साल से लेके 3 साल तक, मतलब डिपेंड करता है कि कौन से क्लास में वो एडमिशन लेता है, और उसी के अकॉर्डिंग क्या है, वो 1 साल का कोर्स कर सकता है या 3 साल का कोर्स या डिग्री कर सकता है। ठीक है, वोकेशनल कोर्स का या व्यावसायिक शिक्षा का मेन मकसद क्या था, ताकि यूथ को एम्पावर कर सकें एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, क्योंकि आज के एजुकेशन में क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम है, और यही कारण है कि जॉब जल्दी नहीं मिलती है। केवल थ्योरी के बारे में पता होना आपको जॉब रेडी नहीं बनाता है। तो जब आप वोकेशनल स्टडी करते हो, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होती है किसी फील्ड में, तो आपको जॉब आसानी से मिल जाती है। ठीक है, बाकी इन्होंने बेसिकली जो सेक्टर थे वो कौन से थे, एग्रीकल्चर सेक्टर है, टेक्निकल फील्ड या टेक्नोलॉजी थी मेन, जिसमें पहले पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट या वोकेशनल इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए जाने थे। चलो देन आता है अचीविंग सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। तो इसके लिए इन्होंने काफ़ी चीज़ें कही। इन्होंने कहा कि कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे सभी बच्चों का स्वागत किया जाना है, स्वागत इन द सेंस कि सभी बच्चों का एडमिशन किया जाना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। वहाँ पे किसी भी तरह का कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो, रिलीजन का कोई भेदभाव ना हो, किसी भी तरह से सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पे भेदभाव ना हो, और सभी बच्चों को इक्वली आप एडमिशन प्रोवाइड करो। ठीक है, तभी नेशनल इंटीग्रेशन लाई जा सकती है। इन्होंने कहा कि एजुकेशन में क्या होना चाहिए, सोशल वैल्यूज होनी चाहिए, स्पिरिचुअल वैल्यूज होनी चाहिए, और मोरल वैल्यूज होनी चाहिए। और ये कैसे आएंगी, जब प्रॉपर करिकुलम को फॉलो किया जाएगा स्कूल्स में। ठीक है, इन्होंने ये भी बात कही कि किस तरह से आप बच्चों को मोटिवेट कर सकते हो ताकि वो कम्युनिटी प्रोग्राम्स में अपना पार्टिसिपेशन करें। कहाँ पे, कॉलेजेस हैं, स्कूल में। ठीक है, जितना ज़्यादा कम्युनिटी प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेशन होगा उतनी ही भाईचारा बच्चों में आएगा। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट्स क्लियर है। चलो देन आता है लैंग्वेज पॉलिसी। तो लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में इन्होंने क्या कहा, तो बेसिकली देखो ये क्वेश्चन आता है कि 3 लैंग्वेज सिस्टम सबसे पहले किसने स्टार्ट करी थी बात, या किसने अच्छे से इसको अप्लाई करने की बात करी थी, तो वो था कोठारी कमीशन। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि मदर टंग कंपलसरी होनी चाहिए लोअर प्राइमरी स्टेज पे। हम अभी पढ़ेंगे कि लोअर प्राइमरी स्टेज या अपर प्राइमरी स्टेज क्या होती है। तो इन्होंने मदर टंग को कहा कंपलसरी होनी चाहिए लोअर प्राइमरी स्टेज पे। सेकेंड लैंग्वेज इन्होंने कहा कब स्टार्ट की जा सकती, हायर प्राइमरी स्टेज पे, जहाँ पे हो सकती है हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, देन उन्होंने कहा कि लोअर सेकेंडरी स्टेज पे तीनों लैंग्वेज यूज की जानी चाहिए, और उसमें क्या क्या होना चाहिए, मदर टंग होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए, और कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए इन हिंदी एरिया। तो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में आती है संस्कृत, उर्दू। ठीक है, और क्या होनी चाहिए, और होनी चाहिए इंग्लिश। हायर सेकेंडरी स्टेज के लिए उन्होंने कहा कि कोई भी 2 लैंग्वेज कंपलसरी होनी चाहिए। ठीक है, और यूनिवर्सिटी स्टेज के लिए इन्होंने कहा कि कोई भी लैंग्वेज कंपलसरी नहीं है, जिसका जो मन करे वो पढ़ सकता है यूनिवर्सिटी स्टेज पे। तो ये पॉइंट अगर क्लियर ना हुआ हो तो आप फिर से इसको रिपीट करके देख लेना।
चलो देन है इलास्टिसिटी एंड डायनेमिक्स। तो शिक्षा में कैसे आप डायनेमिक्स ला सकते हो, कैसे लचीलापन ला सकते हो। लचीलापन होता है मतलब आप टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर जाओ, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि करिकुलम में बदलाव लाना चाहिए, टीचिंग जो मेथड्स हैं उसमें बदलाव लाना चाहिए। इन्होंने और कहा कि जो इन सर्विस टीचर्स हैं और जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके लिए भी ऐसे बड़े प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत है ताकि वो इन चीज़ों को अच्छे से अपने एजुकेशन सिस्टम में अप्लाई कर सकें, ठीक है। पहले तो इन्होंने कहा कि करिकुलम में बदलाव लाओ, टीचिंग में बदलाव लाओ, और जो ऑलरेडी टीचर लगे हुए हैं या ऑलरेडी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके लिए इन सर्विस कोर्स ले आओ, ठीक है। मतलब वो पढ़ के फिर अच्छे से उन सभी चीज़ों को अप्लाई कर सकें। इन्होंने एक और चीज़ रिकमेंड करी कि फुल टाइम एजुकेशन के बारे में बात करी, पार्ट टाइम एजुकेशन के बारे में बात करी, और जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस एजुकेशन जैसे प्रोग्राम है उनको एनकरेज करने की बात करी या उनको बढ़ावा देने की बात करी, ठीक है। जिससे कि करिकुलम, टीचिंग मेथड, ओवरऑल एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ अच्छा हो पाए। चलो देन आता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशनल स्ट्रक्चर। तो सबसे मेन रिकमेंडेशन क्या थी, या वन ऑफ द मेन रिकमेंडेशन क्या थी इनकी, 10+2+3 पैटर्न अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आता है MCQs में, कई बार पूछ लेता है, या CTET में कई जगह आ जाता है कि सबसे पहले 10+2+3 का पैटर्न किसने दिया था, तो वो दिया था कोठारी कमीशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है, इसके लिए इन्होंने कहा कि जो भी किंडरगार्टन है, मॉन्टेसरी स्कूल है या प्री बेसिक है उनको बदल के एक नाम दे दो, उनको क्या कह दो, नहीं उन्हें कह दो प्री प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। चलो देन नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने कहा कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको रिनेम कर दो एज ए लोअर प्राइमरी, और ये कब तक होगा, ये होगा 4th क्लास तक, ठीक है। चलो देन बात आती है 8th क्लास एंड 10th क्लास। तो 8th क्लास तक कहना था हाई अपर प्राइमरी या हायर प्राइमरी, ठीक है, और 10th क्लास के एजुकेशन को कहना था हाई स्कूल, क्लियर है। चलो देन आता है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो कि होता था +1 एंड +2 में या 11th या 12th में, उसको रिनेम करना था जी हायर सेकेंडरी या प्री यूनिवर्सिटी, ठीक है। आपने देखा होगा जब आप छोटे थे तो कई लोग जब 11वीं में जाते थे या 12वीं में जाते थे तो वो कहते थे कि हम कॉलेज में हो गए। तो पहले कॉलेज में ही +1 एंड +2 की पढ़ाई होती थी, 11वीं 12वीं की पढ़ाई होती थी, लेकिन टाइम के साथ उसको फिर स्कूल में इंक्लूड कर दिया। चलो देन आता है ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। ये कितने साल का होना था, ये होना था 3 साल का। तो यहाँ तक की पढ़ाई थी 10, ये पढ़ाई थी +2, और कॉलेज की पढ़ाई थी +3, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं इसको 10+2+3। लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग ये पैटर्न अब चेंज हो गया है, ठीक है। चलो देन आते हैं एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स के बारे में। तो इन्होंने कहा कि जो भी इवेल्यूएशन के मेथड हैं, जो भी मूल्यांकन के मेथड हैं, वो चेंज होने चाहिए ताकि बच्चों को अच्छे से इवेल्युएट किया जाए या उन्हें एसेस किया जाए, उनका आकलन किया जाए, और वो कॉन्टिन्यूसली किया जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है वो केवल एक टाइम पे हो, उन्हें कॉन्टिन्यूस एसेस किया जाए। इसके लिए अलग अलग ओरल टेस्ट किए जा सकते हैं, ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स यूज की जा सकती हैं, रिटन एग्जामिनेशंस ली जा सकती हैं, या जो भी अप्लीकेबल मेथड है अलग अलग बच्चों के अकॉर्डिंग उनको आप अप्लाई करके बच्चों को एसेस करो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अपने टाइम के अकॉर्डिंग ये काफ़ी फ्यूचरिस्टिक था ये कमीशन। इंटरनल असेसमेंट के बारे में बात करी तो इन्होंने कहा कि इंटरनल असेसमेंट को इंक्लूड करना या स्टार्ट करना बहुत ही जरूरी है, और ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव है, व्यापक है, ठीक है। व्यापक का मतलब क्या है, ये बच्चे की सभी एस्पेक्ट पे ध्यान देगा और बच्चों को पूरी एकेडमिक लाइफ में या अलग अलग फील्ड में उसका आकलन करेगा, ठीक है। आप देख सकते हो जैसे CCE था ना, तो 1964-1966 की बात हो रही है, तो उस टाइम इन्होंने इंटरनल असेसमेंट को रिकमेंड करने की बात करी थी। चलो बोर्ड एग्जाम के लिए इन्होंने कहा कि इन्होंने 10th और +2 के बोर्ड एग्जाम के बारे में बात करी। इन्होंने एक और बात करी कि कुछ स्कूलों को ये अलाउ कर सकते थे अगर उनका रिकॉर्ड अच्छा है कि वो 10th के बोर्ड के एग्जाम या +2 के बोर्ड के एग्जाम वो अपने स्कूल में ही करवा सकते थे, ठीक है। लेकिन उसके लिए क्या है, स्कूल को प्रॉपर ढंग से काम करना चाहिए, उन्हीं को अलाउ करते ही 10th और +2 के बोर्ड एग्जाम्स करवाने के लिए। तो आप देख सकते हो कि पुराने टाइम का ये कमीशन है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक था। चलो देन बात आती है एडल्ट लिटरेसी या एजुकेशन के बारे में। तो इन्होंने कहा कि सभी गवर्नमेंट, सभी नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन
हो सकता है वो स्टेट हो सकता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, सभी को लिटरेसी प्रोग्राम में इंक्लूड करना या लिटरेसी प्रोग्राम में योगदान देना बहुत ही जरूरी है, ताकि देश के सभी मैन और सभी वीमेन पढ़ सकें या लिटरेट हो सकें। मतलब लिटरेट का मतलब होता है कि आपको अपनी भाषा में लिखना या पढ़ना आता हो, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, सभी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, सभी को लिटरेसी प्रोग्राम में जुड़ना बहुत ही जरूरी है, ताकि देश के हर एक नागरिक को आप साक्षर बना पाओ। नेक्स्ट पॉइंट है इसके रिकमेंडेशन के लिए, इसको अप्लाई करने के लिए इन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट हैं और जो पर्टिकुलर टीचर्स हैं, इनको भी इन्वॉल्व होना होगा लिटरेसी प्रोग्राम में, ताकि ये सभी को टीच कर सकें, ठीक है। मतलब स्टूडेंट हायर स्टूडेंट हो गए, हायर क्लास के स्टूडेंट हो गए, तो उन्हें पढ़ाना चाहिए या एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम या कैंपेन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और टीचर्स को तो पार्टिसिपेट करना ही चाहिए, ताकि हर एक नागरिक देश का लिटरेट हो जाता। तो ये थी इनकी रिकमेंडेशन। इन्होंने 1 साल के पार्ट टाइम एजुकेशन की बात करी उन नागरिकों के लिए या उन इंडिविजुअल्स के लिए जिन्होंने स्कूल अटेंड नहीं किया था या जिन्होंने लिटरेसी आने के बाद स्कूल छोड़ दिया था। लिटरेसी का मतलब पता ही है आपको, लिखना और पढ़ना अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। इन्होंने एक और बात करी कि स्कीम तो चलो लागू कर दी, लेकिन उन्होंने कहा कि स्कीम या कैंपेन के साथ क्या है, उसको प्रॉपर फॉलो अप करना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब उसकी मॉनिटरिंग करना या उसका इंस्पेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी है टाइम टू टाइम, ताकि जो भी कैंपेन हो वो अच्छे से इफेक्टिवली रन कर सकें, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वैसे यही है, कोई भी स्कीम चलाना बहुत ईजी होता है, लेकिन उसको हमेशा चलते रहना बहुत ही टफ हो जाता है। और इसमें क्या इंक्लूड होता है, मॉनिटरिंग या फॉलो अप करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। चलो देन आते हैं डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी टेक्स्ट बुक। जो भी पाठ्य पुस्तक थी उसकी क्वालिटी या उसकी गुणवत्ता को लेकर इन्होंने बात कही। इन्होंने क्या पाया कि जो भी क्वालिटी थी ना टेक्स्ट बुक की, वो अप टू डेट नहीं थी उस टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उन्होंने पाया कि उसको इम्प्रूव करना या उसको अच्छे से लागू करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके लिए इन्होंने कुछ पॉइंट दिए। इन्होंने कहा कि बेस्ट ऑथर या बेस्ट टैलेंट को आप रिक्रूट करो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को रिक्रूट करो, ताकि वो अच्छी क्वालिटी की या अच्छी गुणवत्ता की टेक्स्ट बुक लिख सके, ठीक है। इन्होंने कहा कि स्टेट इन बुक को खुद ही पब्लिश कर सकती है, नो प्रॉफिट नो लॉस के बेस पे, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो टेक्स्ट बुक होंगी, जो पाठ्य पुस्तक होंगी, वो किस तरह से होंगी, वो होंगी नीड ऑफ द लर्नर, और उन बुक्स में सभी एस्पेक्ट होंगे लर्निंग के। जैसे कि आपने देखा होगा ना, एनसीईआरटी की बुक बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी होती हैं। साइंस की बात करूँ तो मैं, उसमें हर एक पैराग्राफ की बात किया है, उसमें एक ऐसी टेक्निक होती है, ऐसा प्रैक्टिकल होता है, जिसको आप बच्चों को अगर करवाओ तो बच्चे साइंस कभी नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की बुक लिखने की बात करी थी कोठारी कमीशन ने भी। इन्होंने एक और बात करी कि बुक्स का क्या है, कॉन्टिन्यूअस अपग्रेडेशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्यूचर के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग नीड बदल जाती है, और अगर आपको टाइम के नीड के अकॉर्डिंग चलना है तो आपको हमेशा अपग्रेड रहना बहुत ही जरूरी है। और यही बात क्या है, टेक्स्ट बुक पे भी लागू होती है। चलो देन इन्होंने कहा कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए। तो इन्होंने इसके लिए क्या कहा कि 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन होना चाहिए। और ये किसके अंदर आता है, ये बेसिकली पहले आता था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 45 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन डीपीएसपी क्या है ना, उतना ज़्यादा इन्फोर्समेंट वाला लॉ नहीं था, या कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट नहीं था। तो इसी के बाद क्या हुआ, आरटीई आया, और इसके बाद एजुकेशन बन गया है हमारा एक फंडामेंटल राइट, जो कि आता है 21A के अंडर, ठीक है। लेकिन डीपीएसपी के बेस पे कोठारी कमीशन ने भी बात करी थी कि बच्चों को 14 साल की आयु तक फ्री एजुकेशन दिया जाना चाहिए। चलो देन आता है टीचर्स एजुकेशन एंड स्टेटस के बारे में, ठीक है। इन्होंने कहा कि प्रॉपर एजुकेशन प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए टीचर्स एजुकेशन के लिए, ताकि जो टीचर्स हैं वो एक अच्छे पेशेवर टीचर में बदल पाएं या एफिशिएंट प्रोफेशनल टीचर्स बन पाएं, ठीक है। इसके लिए इन्होंने कहा कि 2 साल का प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए प्राइमरी टीचर्स के लिए, और 1 साल का प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए सेकेंडरी टीचर्स के लिए, ठीक है। इन्होंने कहा कि टीचर्स को प्रैक्टिकल स्किल्स में शिक्षा देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि टीचिंग क्या एक प्रैक्टिकल स्किल है, प्रैक्टिकल प्रोफेशन है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल स्किल सिखाओगे टीचर्स उतने ज़्यादा अच्छे हो सकेंगे, ठीक है। इन्होंने कहा कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को केस स्टडीज इंक्लूड करनी चाहिए अपने कोर्सेज में, प्रोजेक्ट वर्क इंक्लूड करना चाहिए, सेमिनार इंक्लूड करना चाहिए, और डिस्कशन इंक्लूड करना चाहिए अपने सभी टीचिंग प्रोग्राम्स में, ठीक है, ताकि टीचर्स के हैं और भी ज़्यादा प्रोफेशनल बन सकें। इन्होंने कहा कि
इंटर्नशिप होना जरूरी है या प्रैक्टिकल टीचिंग होना जरूरी है पीपल्स टीचर के लिए, ठीक है। इन्होंने इन सर्विस टीचर्स के लिए बात कही स्पेशल कोर्सेज की, ताकि इन सर्विस टीचर्स भी ट्रेनिंग ले सकें या अपनी स्किल्स को और ज़्यादा अच्छे तरीके से एनहेंस कर सकें, ठीक है। और लास्ट में सबसे ज़रूरी बात कि सभी चीज़ों का डायनेमिक होना बहुत ही ज़रूरी है, सभी को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना बहुत ही ज़रूरी है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए इन्होंने कहा कि जो भी टीचर्स प्रोग्राम है उनको टाइम के साथ अपडेट करना बहुत ही जरूरी है, ताकि वो टाइम एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अच्छे से काम कर सके। चलो देन आता है रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स। तो ये कैसे हो सकती है? ये हो सकती है कि जो भी टीचिंग प्रोफेशन है उसका बार इंक्रीज किया जाए, मतलब उसका स्तर इंक्रीज किया जाए। इसके लिए इन्होंने कहा कि सफिशिएंट सैलरी दी जाए, एक अच्छी तनख्वाह दी जाए टीचर्स को, ताकि वो अच्छे से इस प्रोफेशन में आ सकें। इन्होंने बेसिक पे बैंड के बारे में बात करी टीचर्स की, और वो होना चाहिए टीचिंग पोस्ट के अकॉर्डिंग, उनकी एरिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि अलग अलग एरिया में अलग अलग खर्चे होते हैं, और उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इनको सबको नज़र में ध्यान में रखते हुए उनका एक प्रॉपर बेसिक पे बैंड होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने एक और बात करी कि जो भी टीचर रिसर्च कर रहे हैं तो उनको यूजीसी की तरफ से ग्रांट दी जाए, मतलब मॉनेटरी सहायता दी जाए या मॉनेटरी हेल्प दी जाए, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर टीचर्स है उनको रिटायरमेंट बेनिफिट दिए जाएं, ठीक है। इन्होंने फीमेल टीचर्स के बारे में बात करी कि फीमेल टीचर इस प्रोफेशन में आए, इसके लिए ऐसे प्रावधान हो, ऐसी कंडीशंस हो, ऐसी फैसिलिटीज हो जो कि फीमेल टीचर्स को भी मोटिवेट करें टीचिंग प्रोफेशन में आने के लिए। लास्ट में पॉइंट है कि जो भी टीचर्स ट्राइबल एरिया में हैं उनके लिए अच्छे से ट्रेनिंग प्रोग्राम इंक्लूड किया जाए, उनके लिए प्रॉपर एकोमोडेशन का ध्यान रखा जाए, ताकि टीचर्स ट्राइबल एरिया में अच्छे से रह सकें और अपने प्रोफेशन को अच्छे से निभा सकें। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुआ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, और ये सभी पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पॉइंट लिखें वही आप एग्जाम में लिख के आना, ठीक है। तो इसके जो भी रेफरेंसेस थे जहाँ से मैंने पढ़ा है इसको, तो मैं उसके लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके अच्छे से और ज़्यादा एक्सटेंडेड लर्निंग कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए दबा सकते हो बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।